हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का हैंडराइटिंग नोट्स जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें जो आज हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 5 पे जो लेसन है जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि दिया है दोस्तों इसमें कि कुछ लोग शासक कैसे बने, तो दोस्तों इसको उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात किया गया है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ में एक स्वतंत्र घोड़ा छोड़ा जाता था। वैसे तो राजा का चुनाव जन द्वारा होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। परिवर्तन क्या दिखाई दिए? तो अश्वमेध यज्ञ करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, यानी अश्वमेध यज्ञ जो होता था दोस्तों, उसमें एक घोड़ा को छोड़ा जाता था और जो राजा घोड़े को पकड़ता था वो राजा को दूसरे वाले राजा को पहले वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, और युद्ध में जीतने के बाद जो राजा जीतता था वो राज्य का राजा बनता था। आगे इसमें बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें बात किया गया है एनसीईआरटी के बुक में, वो है वर्ण व्यवस्था की। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। कौन कौन से वो 4 वर्ण थे दोस्तों आपके? तो वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों ब्राह्मणों का काम क्या होता था? तो वेदों का अध्ययन करना होता था। और क्षत्रियों का काम जो होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। दोस्तों वैश्य या इसे विष भी कहा जाता है, इसका काम क्या था? तो कृषक, पशुपालक और व्यापार करना था। और शूद्रों का क्या काम था दोस्तों? तो शूद्रों का काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। अब इसमें कुछ नोट है जो दोस्तों जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये नोट्स भी एक एक पॉइंट जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, परंतु शूद्रों और महिलाओं को कोई अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। इसमें दूसरा है नोट कि जो वर्ण व्यवस्था के निर्धारित होता था दोस्तों, जो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था वह जन्म के आधार पर या जन्म के स्थान के आधार पर होता था। ठीक है, तीसरा है कि शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक लोगों को अछूत माना जाता था। ठीक है, किस किस को अछूत माना जाता था? जो शिल्पकार थे, शिकारी थे और भोजन संग्राहक जो जंगल से भोजन इकट्ठा करते थे उनको अछूत माना जाता था। ठीक है, आगे हम और आपसे बात करें नोट नंबर 4 में, तो इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, आगे इसमें दिया है दोस्तों वो है जनपद। जनपद क्या है? तो महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसके प्रमुख है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, खुदाई से पता चलता है कि ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। ये चावल, धान, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसल भी उगाते थे। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो खुदाई में धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रण धूसर यानी बर्तन के पात्र मिले हैं। ठीक है, बर्तन यानी पात्र मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में थे। आगे इसमें हम बात करेंगे आपसे दोस्तों, वो है महाजनपद। महाजनपद की बात करें तो महाजनपद के विषय में क्या दिया है दोस्तों? तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए दोस्तों क्या किया जाता था? सैनिक को रखा जाता था महाजनपदों में। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कर क्या होता था दोस्तों? तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। तो महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कर किस किस पर लगाया गया दोस्तों? तो पहला जो है दोस्तों आपके फसल पर कर लगाया गया।
यानी उपज का 1/6 भाग हिस्सा जो है वो फसल पर कर लगाया गया था, जिसे भाग कहा जाता था। ठीक है। अब दूसरा कर जो था वो कारीगरों पर कर था। श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था कारीगरों को। ठीक है। तीसरा था पशुपालकों पर कर, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में जो दोस्तों कर देना पड़ता था। आगे है कि व्यापारियों को भी सामान खरीदने तथा बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा खाद्य संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देने पड़ती थी। आगे बात किया गया है दोस्तों इसमें कृषि परिवर्तन के, कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई और धान के रोपण होने लगा। और रोपण होने लगा मतलब बीज के जगह जो छोटे छोटे धान के पौधे थे उनको लगाया जाने लगा। ठीक है। आगे हम इसमें बात करेंगे दोस्तों, वो है मगध महाजनपद। तो दोस्तों लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, जहां गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत और औजार हथियार बनाने के लिए उपयोगी था। अब आगे बात करेंगे कि बिंबिसार तथा अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध जनपद के शक्तिशाली शासक थे। बिहार में राजगीर, जो कि आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि दोस्तों आज जो है पटना के नाम से जाना जाता है, को राजधानी बनाया गया। आगे बात करें तो 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु ब्यास नदी से वापस लौट गया। आगे इसमें बात करेंगे हम आपसे, वो है वज्जी। वज्जी क्या है? बिहार को कहा जाता है। मगध की एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया था और दीर्घ निकाय के एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय जो है दोस्तों, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। गण या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये सभाओं में बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए योजना बनाते थे। स्त्री या दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आगे बात करेंगे हम आपसे अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में। तो दोस्तों अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले ही संघ शासकों का राज्य चलता था। आगे बात करेंगे हम आपसे, वो है यूनानी और एथेंस के बारे में। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला था। और प्रमुख विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में 40 बार सभा बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी पद्धति द्वारा किया जाता था और सभी नागरिकों सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। अब इसमें कुछ बात करेंगे, वो है महत्वपूर्ण तिथियां है जो दोस्तों लास्ट में एनसीईआरटी के बुक में दिया है। तो क्या है? तो दोस्तों इसमें नए शासक लगभग 3000 साल पहले हुआ करते थे और महाजनपद 2500 साल पहले हुआ था। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ था और गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो इस तरह अध्याय 5 जो है दोस्तों आपका समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।